हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू करा था इकोनॉमिक्स का, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आज है हमारा उसका पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे। आई होप आपने उसे अच्छे से किया होगा। आज हम इसके आगे ये क्वेश्चन समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। इससे पहले भी मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का योग को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का योग, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है और विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय को गणना करने की 3 विधि होती है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितनी है, तो 3 विधियां होती है। सबसे पहली है उत्पाद विधि, फिर है आय विधि और फिर है व्यय विधि, जिसको उपभोग विधि भी कहते हैं, और उसका एक और नाम विनियोग विधि भी है। ये तीनों एक ही है, तीनों के नाम अलग अलग है। तो ये 3 विधि है। सबसे पहले हम समझते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि क्या होती है? देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम, ये वर्ड आपको याद रखना है, कौन सा वर्ड? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार कीमत पर जोड़ा जाता है, जिसे उत्पाद विधि कहते हैं। बहुत इजी है ये वाली विधि, इसमें कुछ नहीं करते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सबसे एंड प्रोडक्ट जो उपभोक्ता तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं अंतिम वस्तु या सेवा, उसके कुल मूल्य को बाजार कीमत पर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मतलब उसकी जितनी भी कीमत होगी उन सभी को अंतिम, मान लीजिए ये पेन बनाने में जितना पैसा, मान लीजिए इसके अंदर की चीज़ों की नहीं, हमारा जो अंतिम वस्तु है वो क्या है? पेन है। तो इसको बनाने में टोटल कितना पैसा लगा है, इसको हम बाजार कीमत पर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्पाद विधि। इसको याद आप लोग ऐसे रखेंगे कि उत्पाद का मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम सेवा होती है, उसके कुल मूल्य को बाजार कीमत पर जोड़ दिया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय की उत्पाद विधि कहते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारी आय विधि। आय विधि क्या होती है? एक देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल प्राप्त आय का योग, मतलब जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सब से जो हमें आय प्राप्त होती है, उत्पादन के साधन से हमें जो इनकम होती है, जैसे कि उत्पादन के साधन आप लोगों को इससे मैं अभी समझाऊंगी इसका क्वेश्चन। उत्पादन के साधन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? इनसे हमें मिलती है मजदूरी, लगान, ब्याज, कर। ये सब चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? जो वो हमारी क्या होती है? आय होती है, इनकम होती है। इसको जोड़ देते हैं तो इसे हम कहते हैं आय विधि। फिर से सुन लीजिए, एक देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल आय के योग को क्या कहते हैं? आय विधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसके मैंने घटक भी लिखे हुए हैं कि आय विधि में कौन कौन सी चीज़ें हम जोड़ते हैं, कौन कौन से साधन से जो है हमें आय प्राप्त होती है। तो वो क्या होती है? मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, प्रत्यक्ष कर, विदेशी आय, स्व उपभोग की वस्तु। ये सब क्या है? ये सब आय है। इन सब को, इन जितनी भी चीज़ें, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? हमारी राष्ट्रीय आय मिल जाती है। और इस विधि को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय विधि। एक बार फिर सुन लीजिए, देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादन के सभी साधन द्वारा कुल प्राप्त आय को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इन सभी घटक को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसे हम कहते हैं आय विधि। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि, आय गणना विधि में उसके घटक बताइए, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, कौन कौन से कारक शामिल किए जाते हैं। तो आप ये नाम याद रखिएगा: मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज, लाभांश, प्रत्यक्ष कर। ये 2025 में पूछा गया था कि आय विधि के घटक बताइए। फिर नेक्स्ट हमारी विधि है व्यय विधि, जिसे हम कहते हैं उपभोग विधि या विनियोग विधि भी इसको हम कहते हैं। ये क्या है? एक वर्ष में समस्त अंतिम व्ययों का योग। देखिए यहाँ पर हम काय का योग कर रहे थे? यहाँ पर हम सारी की सारी आय का योग कर रहे थे। यहाँ पर हम सारी के सारे जितने भी व्यय है उसको क्या करेंगे? उसका योग कर रहे हैं। यहाँ पर इनकम को जोड़ा था, आय को जोड़ा था, और यहाँ पर व्यय का योग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं व्यय विधि। और इसमें सिर्फ जो भी वस्तु बनाई गई है, जो भी अंतिम उत्पाद बना
है उसके अंतिम मूल्य का योग कर रहे थे। यहाँ पर उत्पाद के अंतिम मूल्य का योग, यहाँ पर कुल आय का योग और यहाँ पर कुल व्ययों का योग किया जाता है, इसे हम कहते हैं व्यय विधि। अब इसमें भी कुछ चीज़ें शामिल की जाती है, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले इसके घटक है निजी अंतिम उपभोग व्यय। उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है? जो भी कस्टमर जो है वो अपने लिए स्व उपभोग के लिए होता है, जैसे कि बीमा, परिवहन, ये सब व्यय है ना, बीमे के व्यय, परिवहन के व्यय, भंडारण के व्यय, ये सारे। फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मतलब सरकार द्वारा व्यय। सरकार के व्यय कौन कौन से होते हैं? वेतन, पेंशन, भत्ता, ये सब सरकार के व्यय है। फिर है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, यानी कि सड़क बनाने में, पुल बनाने में, जितनी भी सरकार की तरफ से चीज़ें बनाई जाती है उन सब में जितना भी खर्चा आया, इन सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं उपभोग विधि। एक और होता है स्टॉक परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। ये 5 व्यय विधि के घटक है। क्या है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्टॉक परिवर्तन और शुद्ध निर्यात। ये सभी व्यय विधि के घटक है। क्वेश्चन बनते हैं कि व्यय विधि के 5 घटक लिखिए, आय विधि के 5 घटक लिखिए, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। निजी उपभोग व्यय मतलब बीमा, परिवहन, सरकार द्वारा व्यय यानी वेतन, पेंशन, और पूंजी निर्माण यानी सड़क बनाना, पुल बनाना, और स्टॉक और निर्यात, ये सभी काय के हैं? व्यय विधि के घटक है। और यही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारा आपका राष्ट्रीय आय की गणना विधि कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए, मतलब राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय आय के महत्व में कि आर्थिक, सबसे पहला है आर्थिक कल्याण माप। राष्ट्रीय आय किसकी माप करती है? आर्थिक कल्याण। या आप हेडिंग बनाएंगे आर्थिक कल्याण की माप। या आर्थिक मतलब पैसों की स्थिति, कल्याण यानी हम समझते हैं विकास, आर्थिक विकास भी लिख सकते हैं। तो हमारे आर्थिक विकास को, हमारे देश में क्या आमदनी हो रही, कितना खर्चा है, हमारे देश की स्थिति क्या है, ये हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं? आय विधि द्वारा, आय, राष्ट्रीय आय के द्वारा हम इसे पता लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय द्वारा आर्थिक कल्याण की माप की जाती है। अर्थात राष्ट्रीय आय जो है हमें आर्थिक कल्याण की माप करने में सहायता करती है। फिर सरकारी नीति सहायक मतलब सरकार जो नीतियाँ बनाती है पैसों से रिलेटेड, मतलब पूंजीवादी नीति, ये सारी की सारी जो नीति, आर्थिक नीति बनाती है सरकार, उसमें भी जो राष्ट्रीय आय है वो सहायता प्रदान करता है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो मतलब हमारे देश की स्थिति अधिक है, तो सरकार नीति उस हिसाब से बनाएंगे। और अगर राष्ट्रीय आय कम है तो सरकार नीति उस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय सरकार को नीति निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। फिर आर्थिक विकास का मापदंड, वही जो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या करता है? आर्थिक विकास मापने में सहायता प्रदान करता है। और वही उसका ही दूसरा नाम आर्थिक उन्नति का तुलनात्मक अध्ययन। ये तुलनात्मक वर्ड मतलब होता है कि मान लो राष्ट्रीय आय एक वर्ष की निकलती है, तो हम पिछले वर्ष से तुलना कर पता लगा सकते हैं कि इस साल हमारे देश का विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, तो हम तुलना भी उससे कर सकते हैं। और आय वितरण का अनुमान, राष्ट्रीय आय के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किस वर्ग द्वारा अधिक धन कमाया जा रहा है और किस वर्ग द्वारा धन नहीं कमाया जा रहा है। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय आय के महत्व। फिर हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की धीमी गति के कारण, यानी राष्ट्रीय आय जो कम हो रही है या बिल्कुल बहुत कम बढ़ रही है, तो उसे उसकी धीमी गति के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि, यानी हमारे देश में जितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश का दूसरा स्थान है, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते, मतलब काम धंधे नहीं, बहुत से लोग बेरोजगार हैं। इस वजह से राष्ट्रीय आय की धीमी गति है। पहला आप ये लिख देंगे। फिर कृषि उत्पादन की अनिश्चितता, हाँ ये बहुत अच्छा है। आप सभी जानते हैं भारत देश अत्यधिक तौर पर कृषि पर निर्भर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा होती है और कृषि उत्पादन अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब अगर फसल सफल हो गई तो ठीक है, अगर फसल बर्बाद हो गई तो पूरा साल हमारा देश की उन्नति नहीं हो पाती है। तो कृषि उत्पादन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। फिर नेक्स्ट है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक का मतलब हमारे देश में अच्छे श्रमिक नहीं है, कुशल श्रमिकों का अभाव है। और जो अच्छे श्रमिक होते हैं वो देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वो विश्व अपना देश जो है बदल देते हैं। उस वजह से भी राष्ट्रीय आय की धीमी गति होती है।
पिछड़ी तकनीक का मतलब है कि आज भी भारत देश में वही पुराने तरीकों को अपनाया जा रहा है, वही पुरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है और राष्ट्रीय आय कम होती है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय संसाधन का अभाव। वित्तीय संसाधन यानी ऋण के लिए जो, अगर हमें देश में उद्योग खोलना है तो पैसों की ज़रूरत होती है, तो देश में वित्तीय संसाधन नहीं है कि लोगों को ऋण उपलब्ध कराए जा सके, इस वजह से भी राष्ट्रीय आय की धीमी गति होती है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया, राष्ट्रीय आय की गणना विधि। ये हमने पूरा पढ़ लिया कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की कितनी गणना विधि है, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे ही कुछ क्वेश्चन बाकी है, मैं वो आपको करवा दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा।